brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में सबसे पहले तो देश के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं भी अलग अलग भाषाओं में भी दी कि किस प्रदेश में किस क्षेत्र में किस भाषा से कैसे शुभकामनाएं लोग देते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे विषय रखे, जैसे एक ये जो कपड़ा लोग पहन करके और जब मन उतर जाता है तो उसको निकाल देते, उसके बाद नहीं पहनते, तो उसका भी कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस विषय पर भी उन्होंने, और ये बहुत बड़ा एक उद्योग भी बन सकता है, एक नई चीज समाज को दी। इसके अलावा उन्होंने योगा को लेकर के, और जैसे एक व्यक्ति का उन्होंने और एक हाथ से वो अपने पूरे शरीर का बैलेंस बना करके और कैसे उसने अपने आप को तैयार किया वो भी बताया, स्वस्थ रहने का तरीका बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कि जैसे फूल, अलग अलग फूल से भी क्या उसका उपयोग हो सकता है, तो महुआ के फूल से किस प्रकार बिस्कुट बनाए जा सकते हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद की दो बहनों ने इस प्रकार का प्रयास किया, प्रयोग किया, और वो आज प्रचुर मात्रा में उसकी डिमांड भी बढ़ी है, यानी नवाचार। फिर एक उन्होंने ये भी कि जैसे पॉन्ड्स बना करके तैयार करो और जल को और कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ये भी उन्होंने आज अपने मन की बात में ये कहा। और मन की बात में उन्होंने ये जैसे सांस्कृतिक आयोजन जो होते हैं अलग अलग इलाके में किस प्रकार से, और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी पारंपरिक वेशभूषा में प्रारंभ से ही कैसे करते हैं, तो वो सारा करके दिखाया। तो हमेशा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कई नवीनताएं लाते हैं। और योगा योग है कि आज वर्ष प्रतिपदा का दिन है, चैत्र की नवरात्रा का प्रथम दिन है, और आज ही और प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ये संयोग बना, ये भी बहुत अच्छी बात है। पूरे क्षेत्र की जनता को, चाहे देश की जनता को शुभकामनाएं दी, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, इस प्रकार की, और अच्छी बात है ये हमें आज बहुत कुछ सुनने को मिला। हमेशा जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है तो उसमें कई नवीनताएं आती है जो हमें प्रेरणा देती है, प्रेरणादायी मन की बात का कार्यक्रम। एक नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं, के जो मीट मांस की दुकानें हैं उनको नवरात्रि के समय बंद किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ रखेंगे आप सरकार? देखिए, हम इस विषय पर बात नहीं करते, ये भावनाओं से संबंधित है और वो लोग करें जिनको करना है। हम तो ये चाहेंगे, हम सात्विक हैं, मन की मतलब यदि मेरे मन की सुनो तो मैं इनसे थोड़ा दूर रहता हूँ। वैसे किसी भी प्रकार का संहार नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार ट्विटर पर मंत्री जी अब विपक्ष में है और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कैसे भी शब्द प्रयोग करे, कैसे भी कहे वो कहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं। मतलब कभी भी कोई मना नहीं किया, और एमएसपी बढ़ाई भी है, समय समय पर एमएसपी बढ़ाई भी है, लगभग डबल कर दी पहले से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है और खरीद भी हो रही है। उनको पता नहीं कहाँ से क्या सूचनाएं मिलती है पूर्व मुख्यमंत्री जी को, वो और छिद्रान्वेषण की बात स्वभाव होता है तो वो करें, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नया वर्ष शुरू हुआ है, हाँ, मैं राजस्थान और देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नया वर्ष उनके लिए समृद्धि लेकर के आए,
वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और आपस में प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ अपना जीवन जिए, प्रगति करें। ये मैं चाहूँगा। ये शुभकामनाएं नए वर्ष की, इस वर्ष प्रतिपदा के दिन हम नागरिकों के लिए दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रयास किया जिससे राष्ट्र का एकीकरण हो सका, राजस्थान का भी अपन जानते हैं कि 1948 में पहले ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको मिला करके मत्स्य प्रदेश बना था। ऐसे ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को लेकर के कोटा तक वहाँ एक अलग वो प्रदेश बना। 48 की बात है ये। 1 फरवरी और मार्च में ये गठन हुआ। फिर कई प्रदेश अलग रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते, लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको, और चाहे बुद्धि बल से, कहीं बाहुबल से, कहीं कूटनीतिक तरीके से, और पूरे राजस्थान का एकीकरण किया, राजस्थान को एक रखा और सभी रियासतों को जोड़ करके राजस्थान बना, जिसकी राजधानी जयपुर बनी। वो 1939 की वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। 49 वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। तो उसी को आधार बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी को वर्ष प्रतिपदा के दिन राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये बहुत अच्छी बात है, ये याद करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों का जो इस सहयोग रहा इस राष्ट्र को एक करने में, तो उनको याद करने का ये दिन है। राजस्थान के लिए खुशी की बात है, गौरव की बात। विक्रम संवत 2082 की प्रतिपदा पर मैं हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान प्रदेश के संगठन और राजस्थान प्रदेश की सरकार दोनों की तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आप सभी मित्रों की मार्फत बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और हम मंगल कामना करते हैं कि हमारा राजस्थान प्रदेश इस अमृत काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए विकसित और समृद्ध प्रदेश बने। आज ही के दिन विक्रम संवत 2006 प्रतिपदा के दिन वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ और आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये घोषणा की थी कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और मैं आज राजस्थान के वृहद राजस्थान की स्थापना की घोषणा करता हूं। और तब से लगाकर राजस्थान ने अनेक उतार पड़ाव देखे हैं, लेकिन संयोग की बात है कि आज ही के दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। आज पुनः प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च आया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से देखा। हमारा स्वाभिमान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कि हम विक्रम संवत के दिन, प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान का स्थापना दिवस मनावें, क्योंकि प्रथम दिन जब राजस्थान की स्थापना हुई तो प्रतिपदा का दिन था और इतने वर्षों उपरांत पुनः प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान की स्थापना का दिवस आज 30 मार्च आया है और भविष्य में हमेशा अब राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के स्थान पर जो भी प्रतिपदा का दिन आएगा उस दिन मनाया जाएगा और सरकार इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी राठौर का कि उन्होंने प्रदेशवासियों को इस संबंध में अनेक सौगातें दी। 7 दिन का ये स्थापना का कार्यक्रम मनाया और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये विजन की हमारे हिंदुस्तान में 4 ही वर्ग है, 4 ही जातियां हैं और उसमें पहली जाति हमारी नारी शक्ति है। तो पहला दिन नारी शक्ति को समर्पित हुआ और बाड़मेर में ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम हुआ। आदरणीय भजन लाल जी ने अनेक सौगातें दी। दूसरा हमारा वर्ग और जाति है किसान और किसानों को समर्पित दूसरा कार्यक्रम बीकानेर में हुआ और किसानों को अनेक सौगातें दी।
तीसरा हमारा कार्यक्रम था जो हमारी अंतिम शक्ति में पायदान पर खड़ा व्यक्ति है समाज में, जिसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको किसी ने याद नहीं किया, उनको समर्पित था और भरतपुर में उनसे संबंधित कार्यक्रम हुआ। चौथा हमारा कौशल को लेकर कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हुआ। और अंतिम कार्यक्रम हमारे युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम था जो कल कोठा में हुआ। इन 7 दिन के कार्यक्रम के उपरांत आज वृद्ध राजस्थान की स्थापना के दिन ही अल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपको आमंत्रित किया है। साथ ही साथ राजस्थान ने अनेक पड़ाव देखने के उपरांत भी अब राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए हमारा भजनलाल और मदनलाल की जोड़ी ऐतिहासिक कार्य कर रही है और हमारा प्रदेश इस अमृत काल में हिंदुस्तान में सबसे विकसित और समृद्ध 1 नंबर का प्रदेश बनेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है और ऐसा हमारा संकल्प है। आपको आपकी मार्फत पुनः आज नववर्ष विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपके मार्च में प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, हम सब मिलकर राजस्थान प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनावें, एक कदम से आगे बढ़कर कदमों के साथ कदम मिलावें और हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में 1 नंबर विकसित और समृद्ध प्रदेश बने, सबका विकास हो, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। मंत्री जी, एक लगातार ट्विटर पे मैंने पहले भी आपसे अनेक कहा है कि कांग्रेस के पास न विजन है न कार्य है, सिर्फ नकारात्मक बातें हैं। मैं आज की आपकी मार्फत माननीय अशोक गहलोत जी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, उनके 5 साल के कार्यकाल में बाजरी खरीद का एक कार्य नहीं हुआ। किसानों की मांग आई, दिल्ली सरकार ने भी कहा हम आपके लिए तैयार हैं, प्रस्ताव भेजें, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा और एक दाना भी बाजरे की खरीद नहीं की। वो व्यक्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पर कोई ट्विटर करने या अंगुली उठाने का अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति या जो पार्टी काश के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल कुर्सी को बचाने में अपने प्रदेश के अध्यक्ष को, अपने सहयोगी को जो मुख्यमंत्री थे, किन शब्दों में पुकारा, अपने तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को किन के सामने किस तरह से संबोधित करते हुए स्वीकार करवाया कि हाँ ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, और जिन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश की अवहेलना कर स्वयं जैसलमेर चले गए, वो व्यक्ति हमारे ऊपर कोई प्रश्न लगाने के अधिकारी नहीं है। पहले स्वयं के गिरबान में जाकर देखें। थैंक यू। निवेदन है कि जो दुकानें विधिवत लाइसेंस प्राप्त कर स्वीकृति से कार्य करती है उनको स्वीकार है, लेकिन जिनके पास विधिवत स्वीकृति नहीं है, अनुमति नहीं है, अवैध है, उनको चलाने का कोई अधिकार नहीं। जिनके पास वैध लाइसेंस है, नियमानुसार चलती है, उनको चलाने का अधिकार है। अवैध को अगर कोई चलती है, हमारी जानकारी में आएगी तो उसको शर्तियाबंद कराएंगे। धन्यवाद। रामजीलाल सुमन है सांसद, उनके भाई यहाँ पर कुलपति हैं 2 यूनिवर्सिटी के, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी रह चुके हैं वाइस चांसलर और शिक्षक भर्ती भी कर चुके हैं, जिन पे उन पे आरोप भी लगे घोटाले। तो क्या कुछ एक्शन होगा उन पे? ये तो शायद मंत्री जी से पूछते तो ज़्यादा ठीक था। देखिए, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। कानून सम्मत काम अपेक्षा की जाती है और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर चलेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रामजीलाल सुमन ने टिप्पणी करी और उनके भाई को रिवॉर्ड दिया जा रहा है यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। देखिए, इससे इसको जोड़ना ठीक नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का जो मामला है, वो संसद राज्यसभा में उन्होंने बहुत महाराणा सांगा के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। उस पर राज्यसभा में खूब खींचातानी हो चुकी है। उनके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव भी रखा गया था, उस पर चर्चा भी खूब हुई, हंगामा भी हुआ और सबसे अपेक्षा उनसे ये की जाती थी कि वो इसके लिए क्षमा मांगे, लेकिन वो तो हठधर्मी पर आमादा थे। रामजीलाल सुमन संसद के बाहर भी उन्होंने कहा कि मैं जीते जी
अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। ये तो यानी सोची समझी मतलब उनकी रणनीति थी कि वो हमारे मान बिंदुओं को और अपमानित करने के निमित्त समाजवादी पार्टी इस प्रकार का प्रयोग कर रही है, और उसमें कांग्रेस भी साथ में है क्योंकि उनका एक गठबंधन है। तो हालांकि खड़गे जी ने उसमें कहा कि बोले हम सम्मान करते हैं राणा सांगा का, लेकिन उन्होंने भी वो अपने सहयोगी पार्टी के नेता से एक क्षमा मंगवाने में असमर्थ रहे। मैं सोचता हूँ कि ये इनकी विकृत मानसिकता है। रामजी लाल सुमन जैसे ऐसे लोग जो हमारे आदर्श पुरुष हैं और उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कर देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। उसको कभी भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो समाज से ये अपेक्षा करूंगा कि इनका सामाजिक तिरस्कार किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि उनको सबक मिले। जब समाज तिरस्कार करेगा तभी उन लोगों को मर्यादा में रहने का और ये मतलब आभास होगा कि मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है। और रही बात उनके भाई की बात है, वो अलग इश्यू है। उसका क्या काम है, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कैसे काम किया, उसको उस दृष्टि से देखा जाएगा। चूंकि रामजी लाल सुमन के भाई है इसलिए हम कुछ उस दृष्टि से नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। व्यक्ति अलग है, जो कृत्य जैसा करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई को नहीं भुगतना पड़ता है। भाई ने यदि कोई गलत काम किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा। कार्यकारिणी होने वाली है गठित, और नारी शक्ति वंदन का बिल भी पास हुआ था, और आप ये बात सही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको इस प्रकार का निर्देश दिया है कि 33% महिलाओं को भागीदार बनाया जाए, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। श्री गणेश है, शुरुआत है, धीरे धीरे करके, और हम उसी रणनीति पर चलेंगे। और अब जो कार्यकारिणी बनने वाली है उसमें पूरा उसका पालन किया जाएगा।